चलिए पढ़ते हैं अपने आगे। तो कल अपन पढ़ रहे थे आर्य का निवास स्थान। इसके पीछे दो मत थे, एक था देसी मत, एक था विदेशी मत। देसी मत में तुम थे और विदेशी मत में वे थे। देसी मत में तुम थे, विदेशी मत में वे थे। वे कौन थे? विदेशी थे। तुम ये कह रहे थे नहीं, वे कौन से नहीं आए, वे जहीं से आए हैं। तो तुमने बता दे कहीं कश्मीर से आए हैं, कहीं कहीं से आए, कहीं कहीं से आए हैं। यही सब बता दिया तुमने, हाँ या ना? विदेशी लोग क्या कह रहे हैं वो हम देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आर्य मूल रूप से भारतीय नहीं थे। क्या कह रहे हैं जी लाल अपने? मूल रूप से कहां के नहीं थे? भारतीय नहीं थे, बल्कि विश्व के किसी अन्य भाग से आए थे। ये सोच कहलाती है विसरणवादी। विसरणवादी का मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन थ्योरी होती है। अगरबत्ती यहाँ लगा दो, नहीं अगरबत्ती गाय के यहाँ, अगरबत्ती बार बार यहाँ किचन में खाना बना दो, तुम्हारी लार सो सो टपकन लगे। आ हा, मजा आ गया। बाजार में निकले, रोड से उतरे जा रहे किताऊं बन रहा था कुछ, हाँ या ना? और तुम्हारी गाड़ी अपने आप रुक नहीं, आज तो हो जाए। क्या है, नाक में खुशबू आई कि नहीं आई? ये जो वहां की खुशबू तुम्हारे नाक तक आ गई, इसे कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं इसे? तो कहीं की कहीं हो रहा था, पहुंच कहीं गई, लाइन से इस तरीके से, इसे कहते हैं क्या? विसरण। क्या कहते हैं? जैसे मान लो खाना मारना छोड़ दो, घर में कोई बेहतरीन चीज बनी, तुम घर के बाहर थे, मम्मी ने बना बनू के डिब्बा में पैक करके रख दी। डिब्बा में इसलिए पैक कर दी, उन्हें पता था लाल बिल्कुल लाल टपकाता है वो, और वो पूरा ही खा जाएगा, कोई ये नहीं बच रहा था, इसलिए डिब्बा पैक कर दी। और बढ़िया बर्तन बर्तन साफ करके रखता है कि आराम से उठा के दे दी करूंगी, लाल खाली करेगो, काम चलता रहेगा। और जाके सामने बर्तन रहे तो बेबी ना छोड़ेगा, और जो बना दो बाय भी नहीं, आज ही निपटा देगो। लाल आया और लाली आई बाहर से, कोचिंग से गए, और भाई नाक बहुत तेज है, पाया ओहो कुछ तो बना है, कुछ तो गड़बड़ है। अब कह नहीं पा रहा हूं, मन में अलग लगा हुआ है, कुछ तो रखा है किचन में, ऐसे सूंघत फिर रहा हो, डिब्बा है डिब्बा है। किधर से आ रही है? घर में कह भी रहा है, खुशबू अलग आ रही है, मम्मी जानती थी कि कहने नहीं है। अब यार मांग लेगो, फिर देने पड़ेगी, तो सब लोग खा जाएगो। आ रही होगी पड़ोस से, लेकिन बाकी नाक नहीं, आ तो जैसे रही है। मम्मी सो गई, लाल उठ गया, लाल पूरे घर में तमाशा करते फिर रहा है, किधर है? मैं नाक इतनी तेज चली के डिब्बा तक उड़ा के फेंक दिया। मम्मी उठी, उन्हें देखा लाल बगल में सो नहीं रहा है, समझ गई लाल की नाक तो चल ही रही थी, कुछ गड़बड़ हो चुकी है। देखा तो लाल में भगवाना लेग बैठे आ गए, आहा गई। ये जो काम हुआ ये कैसे हुआ? फिसलन से। कैसे हुआ? फिसलन। समझ में आया ना? इसे कहते हैं फिसलनबाजी सोच के चीज कहीं थी, कहीं तक अपने आप पहुंच रही है, पता है चलते हुए पहुंच रही है, तो चीज चलते हुए पहुंच रही है, इसे कहते हैं क्या? डिफरेंट डिफ्यूजन। समझ में आया कि नहीं आया? इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे मैक्स मूलर। कौन थे? मैक्स मूलर, कीथ, एडवर्ड मेयर, दयानंद सरस्वती का नाम तो सुना होगा आपने, भारतीय ही थे। ये भी ये मानते थे कि ये यहीं के नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, कौन? इनका नाम भी सुना होगा आपने। ये भी मानते थे कि आर्य कहां से नहीं थे? भारतीय नहीं थे, बाहर से आए थे। ठीक है ना? टी.एस. त्रिवेदी इत्यादि ये लोग मानते थे कि ये जो आर्य थे ये देशी नहीं थे, ये विदेशी थे, चल कर आए थे। अब कहां कहां से आए थे सबके अनुसार देखना है हमें। और कल मैंने आपको क्वेश्चन किया था ही, यार निष्कर्ष तो आपको ही निकालना है कि जी कहां से आए थे। पूछूंगा आपसे ही मैं, बताना है आपको, तैयार है ना? देखिए, इनका मानना है कि विश्व के किसी अन्य भाग से आकर आर्यों ने भारत में एक नवीन सभ्यता का विकास किया, जिसे वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। मतलब आप कहीं और से आए थे, पता किधर रहते तुम, आए और भारत में आके बस गए, और बस के तुमने जो सभ्यता बनाई बा का नाम कहलाओ का वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। आप आर्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आर्य। इसलिए नाम से पड़ गया आर्य सभ्यता।
क्योंकि आपका आपके बारे में हमें कैसे पता चला? वेदों से। ये आपका नाम हो गया क्या? वैदिक सभ्यता। ठीक है ना। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में विसर्णवादी सिद्धांत को अधिक सही एवं प्रमाणिक माना जाता है। मतलब कि विकासवादी को सही ना मान के किसको माना जाता है? मतलब ऐसा मान लिया गया कि तुम कहां से आए हो? विदेश से आए हो। कहां से आए हो? अपन ने जामे में कैबे में भी कहा है, ठीक है विदेश से आए, दे दू ना विदेश, जब हम वहां से आए तो। भाई तुम कह रहे हो हम बाहर से आए, तो कौन से तो आए होंगे, मतलब जो होगा ना वो अपना ही है। भाग जाओ ना फिर आज। हम अमेरिका से आए तो मतलब अमेरिका अपना ही भाव। फिर जगह कह रहे हो कि जी भारत है, फिर तो जगह पूरा भारत विश्व है। यही बात हुई कि नहीं हुई? भाई आर्य भारत में बस गए, आर्य बाहर से आए थे, वो बाहर भी आर्यों का ही हुआ। और वो बाहर आर्यों का हुआ तो मतलब संपूर्ण वही हुए कि नहीं हुए? जब आज की बात को ये नहीं कहना भारत इतना सा देश है या इतना बड़ा देश, जगह पूरा विश्व का है भारत। तुम आए हो विदेश से, जहां हमारी भूमि पे है, हमें कहा है कि बहुत बड़ा था, दिल बहुत बड़ा था हमारा, हमें बसा लिया हमने। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारा इतना बड़ा दिल नहीं था, इसलिए तुम्हें कॉलेज में डाल दिया। इनको थोड़ी था, नहीं तो बुला लिया, ले लो जहां ले लो, बच जाओ जाओ। कहूँगे अमेरिका में बसा दो, कहूँगो साउथ अमेरिका में बसाओ, कहूँगो यूरोप में, कहूँगो अफ्रीका में, कहूँगो ऑस्ट्रेलिया में, कहूँगे कितों बसा दो। हमने अल्लाह के कहा स्थान चुना हमने, सबसे बेहतर कहाँ है, सारे मौसम हो वहां पर, न ज्यादा ठंड पड़े न ज्यादा गर्मी पड़े, सब हिसाब किताब बढ़िया रहे, चुना गया स्थान होता क्या? भारत। समझ में आया कि नहीं आया? छोड़े आए फालतू कौन रखे। जेब में सिक्का ज्यादा हो जाते तो चलते फिरते आदमी दे देते, कोई मांग ले रख ले, दे देते कि नहीं दे देते? अरे दिल ही बहुत बड़ा है, क्या करें। मान लो कि अगर बाकी जेब में मान लो 15 का नोट, अगर 10-10 के, वो 10 को नोट दिया है वो, ले दल ले, कोई दिक्कत नहीं, दे दो, कुछ नहीं हो, भगवान भला करेगा अपना भी और बाको भी। हो जाता है कि नहीं हो जाता? कर देते हैं कि नहीं? सिक्का ज्यादा डले हो तो उठा के दे देते हैं कि नहीं दे देते? पूछ रहा हूँ आपसे, आप दे देते हो? दे ही देते ना। 10 के नोट भी अगर ज्यादा डरे हो और जरूरत पड़ गई कि खल्ली नहीं है तो 10 के नोट तक दे देते हैं कि नहीं दे देते? अरे दिल ही इतने बड़ा वेका करे, धरती पूरी अपनी है तिलाल, घबरान नहीं है। कोई कहे का है तेरे पास, कहती का है तो आया जब बताऊं तो का है तो भाई, इतना कुछ दे दिया, ले धरो। समझ में आया कि नहीं आया? और पता चलेगा, देखो ओल्डनबर्ग, कील, महोदय, एडवर्ड मेयर, कौन कौन है? गोल्डनबर्ग, कील और मेयर। अरे ये देख लो, बर्ग, कील और मेयर। कहाँ जा रहे हो? इनने बताया कि आप आए थे पामीर के पठार। कहा के पठार से? पामीर का पठार देखा है? कहां पर है पामीर प्लेट्यू? कहाँ है? लालतू मत के, अब अपन पढ़ना है। तिब्बत के ऊपर एक नौ पठार बता रहे हैं। आओ, दयानंद सरस्वती और परजीटर महोदय, मतलब आपको याद इनका रखना है। किसका? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती बताएं आप तिब्बत के पठार से आए। कहां से आए? तो कहा दो ही पठार एक ही है, इतने से कहा। मैंने पूछा पामी पठार कहाँ है? कि तिब्बत की पठार पे। तिब्बत तो देखा है कि नहीं देखा? तिब्बत तो तिब्बत में ही होगा, हाँ या ना? तुमसे बगल से लग के होगा, नेपाल और भारत के ऊपर होगा, तो ये तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार। क्या कहते हैं? सबसे, इसे क्या कहते हैं? दुनिया की छत कहते हैं कि नहीं? फिर नहीं कह पा रहे। और पामी का पठार अफगानिस्तान और इस साइड है। कौन सा पठार? पामी का। समझ में आया कि नहीं? टी एस त्रिवेदी का कह रहे हैं आप कहां से आए? अफगानिस्तान से। मुल्तान नदी का देवी का प्रदेश, पहले अफगानिस्तान का नाम था देवी का प्रदेश। कल हमने ब्रह्म ऋषि प्रदेश पढ़ा। गंगा और यमुना के बीच की भूमि को ब्रह्म ऋषि, तो नाम मिल रहा है ना भैया। अगर ये तुम वहां से ना आए होते तो ये नाम तुम्हारे जैसे मिल रहे हैं ना, ब्रह्म के नाम से, कहीं देवी के नाम से मिल रहे हैं कि नहीं, जिनके आज नाम बदल गए। तो आप कहां से आए थे? अफगानिस्तान से। पुराना नाम? नहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड ने बताया आप दक्षिणी रूस से आए हैं। अब देखो, रूस, दक्षिण के रूस मतलब ये नीचे वाले से, ऊपर उत्तर होता है। अब रूस से तक आए, मतलब रूस भी अपना हुआ कि नहीं हुआ? यही रहूंगा। मैक्स मूलर सबसे प्रमाणिक मत इनने दिया है। कहां से माना? मध्य एशिया से। मध्य एशिया को जाना जाता है बैक्ट्रिया। ये अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसे कहते हैं क्या? मिडिल एशिया। ठीक है ना। एक और नाम बैक्ट्रिया।
बाल गंगा तिलक बताते आर्कटिक प्रदेश से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे यार। कहां से आए थे? पर इनके क्या कोई औरों के प्रमाणिक स्रोत नहीं मिले, लेकिन इसने सबूत दे दिए, इसलिए इनका मान लिया गया प्रमाणिक मत। तो लास्ट में जाकर निष्कर्ष यही निकला, हम क्या मानेंगे, हम कहां से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। कहां से आए हैं? मध्य एशिया से। और किसके अनुसार आए? तो आपको कल बताया था कि सबसे पहले हमें आर्य नाम से संबोधन जिसने किया वो किसने किया था? कब? 1800 क्लियर है। तो सबसे ज्यादा एक बात माने, विसरणवादी और विकासवादी दो सिद्धांत थे। माना गया किस सिद्धांत को? विसरणवादी, डिवीजन थ्योरी को माना गया। उसमें भी सबसे ज्यादा किसकी बात मानी गई? और मैक्स मूलर ने क्या कह दिया? तो तुम कहां के हो? मध्य एशिया में। आप समझ रहे हैं ना कौन कौन आ गए? पाकिस्तान के ऊपर आपने, और भारत के ऊपर देखा है, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ये सब देखे कि नहीं? ये आतंक में मध्य एशिया। कभी जाओ इधर घूमने के लिए तो कह देना आपने यही बाप दादाओं की जमीन दान में दे रखी है, इन्हें अलग फील आएगा थोड़ा सा, ठीक है ना? इंग्लिश में मत कह देना और उनकी भाषा में मत कहना, मार मार के तुम्हारे बाप दादा भाई निकाल लेंगे वे, ठीक है ना? तो बहुत चल रही है, इधर आ गई तू। हिंदी में कह रहा हूँ, हिंदी कम समझ में आएगी, कह रहे हो। मैंने भी अच्छा लगा, वो हिंदी बोलता है, बहुत बढ़िया। तुम भी धन होते रहो, देखो मैं कि गारा दे रहा हूँ। मेरे बाप दादा जमीन पे रह रहे हैं और पैसा दे नहीं रहे, किराया नहीं ले रहा हूँ। कितने बड़ा आदमी हूं मैं, भले जहाँ फिर रहे हो या अपने से ही देखिए। हम बता रहे हैं कि देश के देश दाद दिया है, जब फिर रहा है एक एक प्लाट ले भी। ये देखो, ये एशिया का बृहद भू अवरुद्ध क्षेत्र है, मतलब लैंडलॉक है। लैंडलॉक का मतलब जो चारों ओर से भूमि से घिरा होता है। काय से घिरा होता है? भूमि से घिरा होता है, तो वो लैंडलॉक कहलाता है। क्या तुम्हारा मध्य प्रदेश लैंडलॉक है? हाँ या ना? क्योंकि इसके चारों बगल, कहाँ गाँव मध्य प्रदेश, हाँ ये मध्य प्रदेश है। इसके चारों साइड देखिए, कोई जलीय सीमा लग रही है क्या? नहीं। तो कैसा है ये? लैंडलॉक। क्या आप कोई आंसर दे पाएगा जिसे पता हो? हाथ ऊपर करना। भारत में कितने राज्य लैंडलॉक हैं? लैंडलॉक का मीनिंग तो समझ गए ना? क्यों? हाँ। अब हम आपसे ये पूछे कितने राज्य, कितने प्रदेश लैंडलॉक है, भू अविस्तृत है? कुछ तो आंसर आ रहा है, लेकिन कुछ के नहीं आ रहा है। अब इतिहास में जे मत कर सर, ज्योग्राफी पहुंच गए, शब्द है तो पहुंच रहे हैं, मन से नहीं पहुंच रहे। हे समुद्रगुप्त, तीसर का होता है, आंसर दो। 5 नाम है आपको पता? 5 है, नाम सुनो। पहला, बोलने नहीं है, सुनते रहो। पहला छत्तीसगढ़, आप मैप में देखते रहो, ठीक है ना? छत्तीसगढ़। तीसरा झारखंड। चौथा हरियाणा। पांचवा तेलंगाना। तो देखिए इधर, ये मध्य प्रदेश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, छत्तीसगढ़ चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, नीचे ये तेलंगाना है, ये गाना गाता रहता है, ठीक है ना? तो ये भी घिरा हुआ है कि नहीं? तो कितने हुए? 1 2 3, या झारखंड है देखो, ये भी घिरा हुआ है कि नहीं? और ऐसे कहां अपना हरियाणा, कितने हो गए? 5। कैसे घिरे हुए हैं? कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा ना लगे, कोई जलीय सीमा ना लगे, ऐसे राज्यों को कहते हैं, ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं क्या? लैंडलॉक। क्या कहते हैं? आप क्लियर हुआ नहीं? संयुक्त राष्ट्र संघ ने मध्य एशिया की परिभाषा में 5 देश माने हैं। कितने देश? 5 देश। देखो, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। तो अफगानिस्तान के ऊपर के साइड हो गए कि नहीं? हाँ या ना? कौन कौन से? समझ में आए ना? सबरे तान मध्य एशिया में है। एक तान हमरे गले पर गो, पाकिस्तान। मध्य एशिया भौगोलिक क्षेत्र का नामकरण सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा 1843 में किया गया था। मध्य एशिया भौगोलिक क्षेत्र का नामकरण देखो, मध्य एशिया जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस शब्द का उपयोग किया कि ये मध्य एशिया है, इन देशों को क्या नाम दिया? ठीक है, वो किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। किसने दिया? कब दिया? 1843 में। मध्य एशिया नाम कब पड़ा? 1843 में। किसने दिया?
अलेक्जेंडर, ठीक है ना। और कितने देश माने जामे माने? 5। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। क्लियर है? ये है देखिए बैक्टेरियन किंगडम, मतलब मध्य एशिया, ये पूरा का पूरा। हमारे इधर जो मौर्य एम्पायर है चंद्रगुप्त मौर्य का, और ये था पूरा का पूरा क्या? मध्य एशिया। कौन सा था? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? इन्हें पढ़ेंगे हम, सारा का सारा आएगा पूरा। अब हम वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। पढ़े आए? डिफाइन हो गया ना? आप कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये मध्य एशिया नाम किसने दिया तुम्हें? मैक्स मूलर ने बताया कि आप मध्य एशिया से आए थे, पर ये मध्य एशिया का नाम किसने दिया? कितने देश हैं? जान नाम कब दो? 18। क्लियर है? हाँ या ना? अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। निश्चित हो गए कहां के आए थे? अब तब हो गए। अब आर्य कौन थे? ये पढ़े आए। तुम्हें आर्य क्यों कहा? ये पढ़े आए। तुम कहां से आए थे? वे हो गए। अब तुम्हारे बारे में जानेंगे। जैसे ही जान भी आए तो तुम्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो 2 भागों में जैसे ही डिवाइड किया तो आपको कौन कौन से में कहा? तो एक तो आपको ये बताया, लालो सुनो, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो तुम थे 1500 से लेकर 600 BC तक। कितने? 2 भागों में तुम्हें डिवाइड कर लिया। पहला नाम आया ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक पीरियड। दूसरा नाम हुआ क्या? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक पीरियड। क्लियर है ना? इसका समय बांट दिया 1500 से 1000, इसे 1000 से 600। ये कॉमन आ रहा है 1000। यह हुई थी लोहे की खोज, लोहे की खोज। मतलब आपको 2 भागों में डिवाइड करने का काम कौन ने करा? लोहे ने। समझ में आए ना? मतलब 1000 ईसा पूर्व में काय खोज हो गई थी, और मैंने बताई थी कहां पर हुई थी? हस्तिनापुर। देखो लोहे की खोज तो हुई थी हस्तिनापुर में। दूसरी बात, सबसे ज्यादा लोहे के जो औजार मिले, साक्ष्य सबसे ज्यादा क्या मिले? तो अतरंजी खेड़ा में मिले। ये भी यहीं पे है। कौन सा? अतरंजी खेड़ा। कहां मिले? अतरंजी खेड़ा में सबसे ज्यादा साक्ष्य लोहे कहां पर मिले? क्लियर है? अब आगे देखो। प्रसिद्ध इतिहासकार कौन? प्रसिद्ध इतिहासकार रहे एवं पुरातात्विक मार्टिन व्हीलर ने। कौन से? एक इतिहासकार थे जिनका नाम था मार्टिन व्हीलर, ठीक है ना। हिस्टोरियन थे जिनका नाम था क्या? मार्टिन व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताया है। इनने सबसे अलग। चलो कौन? मार्टिन व्हीलर। 2500 से 15, जबकि हम पढ़ के आए क्या? 1500 से 600। बोलने बुरी का लग रही तो बोलू करे। कितना बताया अपन ने? व्हीलर कितना बता रहा है? 15। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान और पतन के बारे में, उत्थान मतलब बनना, पतन मतलब मिटना, ठीक है ना, प्रमाणिक जानकारी नहीं है। एवं मार्टिन व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम काल को अधिकतम 1500 ईसा पूर्व तक बताया है। हम पढ़ के आए 1750 तक। लाल कह रहा है कब तक? मीन मतलब नहीं है, कह रहा है तो कह ले भैया। सम्मानीय व्यक्ति ये पढ़ लेते थे, बात ही कहीं नहीं मानी, मन में मनाने हैं, कह लेती। ये तो काय पे चल रहा हो? भील पे चल रहा हो। समझ में आया ना? अपाहिज है भैया। तो सम्मान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सम्मान दे दो थोड़ा। काय पे बैठा है? कौन बैठा है? काय पे बैठा है? अलग ही जा रहा हो। देख रहे? सबसे अलग बात बोल रहा है कि नहीं? अतः वैदिक काल का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। उल्लेखनीय है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तरह वैदिक काल के प्रारंभ के बारे में भी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। ठीक है, कोई प्रमाणिक जानकारी, तभी तो कह रहे हैं हमको, कह रहा कहीं से, कहीं का कह रहा कहीं से, मान लिया मध्य एशिया से। अतः इस काल का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व से मान लिया जाता है। हालांकि वैदिक काल की समाप्ति के बारे में स्पष्ट एवं प्रमाणिक जानकारी है। खत्म तुम कब भय थे? 600 में। वैदिक काल खत्म हुआ था 600 में। इस काल की अंतिम अवधि कितनी है? 600 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। शुरुआत तो मान ली गई है, लेकिन अंतिम के बारे में स्पष्ट बताया कि 600 में। क्लियर है? मैंने बताया ना, वो 1750 में, तुम 1500। ये 250 साल में क्या हुआ? तुम कैसे आए, कहां से आए, कोई पता नहीं है।
लेकिन ये जरूर पता है कि अंत कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, मतलब पतन नहीं हुआ, बदल गया एकदम। चीज कैसी बदलती कि ऐसा नहीं कि आज कछु करके सोचते कल एकदम कछु हो जाए, बस बदलता है। और स्पष्ट रूप से ये देखने को मिलता है कब से, 600 से। ऐसा इसलिए कि 600 ईसा पूर्व द्वितीय नगरीकरण का होता है, कल ही बताए थे ना। सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन कहलाता है 600 के बाद महाजनपद काल। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहलाता है कौन, सिंधु। सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन कहलाता है 600 के बाद महाजनपद, कल बताए थे ना आपको। तथा महाजनपदों का उदय प्रारंभ हो जाता है, काय का। साथ ही जैन एवं बौद्ध धर्म का भी विकास होता है, जिससे समाज के प्रत्येक पक्ष में महत्वपूर्ण एवं मौलिक परिवर्तन होते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं जैन समाज की कुछ बातें अलग, बुद्ध को मानने वाले की कुछ और है, और भागवत धर्म को मानने वाले या सनातन धर्म को मानने वालों की बात अलग है। तो इन सब लोगों में परिवर्तन आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, कल मैंने ये कहा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए क्यों, कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके अलावा 600 ईसा पूर्व के पास लोहे का प्रयोग भी प्रारंभ हो जाता है। देखो, खोज में और प्रयोग में अंतर होता है। खोज हो गई, प्रयोग करना थोड़ी सीखे। जैसे आग पुरापाषाण काल में ही खोज हो गई थी, पर उपयोग करना तो नवपाषाण काल में ही सीखे कि नहीं, हाँ या ना। तो खोज होना और उसका उपयोग करने में अंतर होता है, ठीक है ना। किसी चीज का इन्वेंशन तो आज हो गया, लेकिन ये काम में कहा आएगी, ये तो कुछ दिनों बाद पता चलेगा ना। पता है, इन्हीं व्यापक परिवर्तनों के आधार पर इतिहासकारों ने वैदिक काल की अवधि को 1500 से 600। क्लियर है ना। बांटने का क्रम मैंने बता दिया कि दो भागों में बांटा लोहे के कारण से। 600 के बाद लोहे का भयंकर प्रयोग होने लगता है, इसलिए कह देते हैं कि वैदिक काल समाप्त, महाजनपद चालू। ठीक है ना। तो ठीक, वैदिक काल की समाप्ति सिंधु घाटी सभ्यता की तरह नहीं होती, बल्कि यह समाज निरंतर बना रहता है। मैंने बताया ना, सिंधु घाटी तो खत्म हो गई, पता ही नहीं चलो आज तक, पर हम तो प्रमाण दे रहे हैं ना। आज भी हम वैदिक सभ्यता की बातों को मान रहे हैं। मतलब कैसे हो रहा है कि जैसे हमारा शरीर बढ़ रहा है ना, ऐसे वैदिक सभ्यता बढ़ी। जैसे आप बचपन में थे, जो काम करते थे, वे आज कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। तो आप है तो वही ना, आप नाम तो वही चल रहा है ना, शरीर भी वही है कि नहीं है, हाँ या ना। पहले आप छोटी हाइट थी, अब बड़ी हो, ये विकास चल रहा है निरंतर। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि सोए और रात के 12 बजे का सुबह उठे, सो सीधो को सीधो मिलो, एक आग बढ़ो, सोए सो तो थी, सो मिलो थी पढ़ो, ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था, धीरे धीरे ये विकास हो रहा है ना, हाँ या ना। तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि जो हमारी बचपन था उसका अंत हो गया, युवावस्था चालू हो गई। क्या ये युवावस्था एकदम आई है, एकदम आई है क्या, निरंतर विकास होता रहा, हाँ या ना। तो ऐसे ही इनका हुआ, ये अंत नहीं हुआ, निरंतर विकास होता रहा और परिवर्तन होते रहे, तो महाजनपद काल आ गया। लोग तो वही थे, बातें भी मानी जा रही हैं, बस परिवर्तन आ गया। जैसे कि आपके पिताजी, उस समय मोबाइल नहीं चलता था, दुनिया स्लो थी, आज फास्ट हो गई। कम्युनिकेशन के आधार पर मोबाइल ने नेट पे तेज कर दी, पर दुनिया तो वही है ना, कुछ सभ्यता का अंत थोड़ी हो गया, वही है ना, परिवर्तन आया है बस। इसके बाद समाज में आने वाले परिवर्तनों के आधार पर वैदिक काल की अंतिम अवधि का निर्धारण किया जाता है। अब वैदिक काल विभाजन देखिए, वैदिक काल को भी दो भागों में विभक्त किया जाता है। इस विभाजन का आधार मुख्यतः समाज एवं लोगों की जीवन शैली में आने वाले परिवर्तन है। जैसे कि मैं आपसे बताऊं कि आपकी जीवन शैली और आपके पिताजी और दादाजी की जीवन शैली में अंतर है कि नहीं है। तुम दिन भर घर डरे रहते हो, पर पिताजी थोड़ी डरे रहे हैं ऐसे ही, तो खेतों पे मेहनत करी है या अपने बिजनेस पे मेहनत करी, तुम डरे हो, तो अंतर है ना जीवन शैली में। उनकी जीवन शैली कुछ अलग है, तुम्हारी जीवन शैली कुछ है। क्या वो आप जैसी रहते क्या, और क्या उन जैसी आप रह रहे हैं क्या, जीवन शैली में अंतर है ना। इसके आधार पर हम बात कह सकते हैं ये जनरेशन अलग आई है, तो बढ़ गई ना। किंतु यह परिवर्तन इतने व्यापक एवं मौलिक नहीं थे जिससे एक अलग काल अथवा सभ्यता माना जा सके। तुम में से ही मैं, बस थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। अर्थात 1000 ईसा पूर्व के बाद लोहे का सीमित स्तर पर प्रयोग प्रारंभ हो गया था। मैंने कहा ना, खोज हो गई थी। 1000 तो 1000 बढ़ गया, 600 के बाद भयंकर प्रयोग होने लगा, इसलिए नगरीकरण कह दिया, ठीक है ना। किंतु ऋग्वैदिक काल में लोहे के प्रयोग के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते थे, कल ही बताया था मैंने। ऋग्वैदिक काल में लोहे का कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में हम लिखना भी नहीं जानते थे, केवल मैंने क्या बताया था, बोलकर सुनकर ये बताया था, इसलिए श्रुति साहित्य भी कहा गया इसे। इसलिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजन का एक प्रमुख आधार यह भी है, कौन, लोहे, ठीक है ना। लोहे को मैं आपको बता रहा हूं, वैदिक काल में लोहे का नाम लोहे नहीं था, कृष्ण अयस्क था। क्या नाम था,
600 ईसा पूर्व के बाद लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा, इसलिए 600 ईसा पूर्व को वैदिक काल की अंतिम अवधि माना जाता है। तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। वैदिक काल के बारे में जानकारी के स्रोत कहां से मिलती है? काय के बारे में? वैदिक काल। अब जो हम जानने जा रहे हैं, जानकारी कहां से मिली आपको कि हमारे बारे में? तो दो जगह से मिली। एक मिला पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। दूसरा मिली साहित्यिक स्रोत, लिटरेचर, मतलब किताबों से, ये खोजों से। ये खोदने से मिले, ये पढ़ने से मिले, कोई प्रकार से मिले हमें। कहां से मिले? दोनों प्रकार से। और ये किताबें मिली और पढ़ भी लिया गया इन्हें, इसलिए इन्हें काय में रखा गया। हिस्ट्री के 3 भाग बताए थे मैंने। कितने बताए थे? पहला क्या था? प्राग ऐतिहासिक। दूसरे का नाम आद ऐतिहासिक। तीसरा का ऐतिहासिक। पहले का नाम प्री हिस्ट्री, दूसरे का प्रोटो हिस्ट्री और तीसरे का हिस्टोरिकल। तो इन्हें काय में रखेंगे? देखो, जमीन में भी मिले, खोदकर भी मिले, किताबें मिली और पढ़ भी लिया गया, काय में रखेंगे? आज ऐतिहासिक काल में रखेंगे कि नहीं? काय में रखेंगे? इसके आधार पर हम वैदिक काल को, किसको? वैदिक काल को काय में रखेंगे? आज ऐतिहासिक, मतलब कि प्रोटो हिस्ट्री, काय में रखेंगे? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि खोज भी हुई, लेकिन साक्षी मिले और उन्हें पढ़ लिए गए, मिला और उन्हें पढ़ भी लिया जाए तो काय में हो जाता है वो? ऐसा है कि गलत है, यही तो हो जाता। मैंने कहा था ऋग वैदिक काल को हम प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। किसको? ऋग वैदिक काल को। क्योंकि ऋग वैदिक काल में क्या हुआ था? ऋग वैदिक काल में खोज तो हुई थी। ऋग वैदिक काल में क्या हुई थी? खोज भी, लिखित भी, सॉरी, लेकिन आप जानते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल आया, कौन सा? उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। देखिए यहां भी खोज हुई। खोज क्या हुई? खोज। खोज मतलब खुदाई में हमें चीजें मिली। दूसरी बात, किताबें भी मिली। क्या मिली? किताबें भी मिली और इन्हें पढ़ भी लिया गया। क्या कर लिया गया? पढ़ भी लिया गया। ऐसी चीज जो जमीन में मिली, किताबें लिखे, साक्ष्य भी मिले और उन्हें पढ़ भी लिया जाए, तो आ जाती है ऐतिहासिक हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐतिहासिक हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐतिहासिक। कैसी हो जाती है? हिस्टोरिकल हो जाती है। आज हम किताबें पढ़ी जा रही हैं, पिछली किताब पढ़ सकते हो? कुछ चीजें आपकी घर की मिल जाती है नीचे, किताब मिल गई तो पढ़ लोगे कि नहीं? तो ये इतिहास पढ़ा जा रहा है कि नहीं? पढ़ा पढ़ा जा रहा है, तो ये हिस्टोरिकल है। कैसा है? कुछ चीज मिली बहुत पुरानी, मिल गई, लेकिन बाकी बारे में आप पढ़ नहीं पा रहे, तो वो हो जाती है प्रोटो हिस्ट्री। तो हमने वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। मैंने कहा ऋग वैदिक काल में भी खोज हुई। खोज तो देखो इतिहास की पता क्या चलता है? खोजों से। खोज तो हो गई कॉमन। क्या हो गई? कॉमन। अब आता है कि हम कैसे कहेंगे, कब कहेंगे? तो पढ़ के ही कहेंगे। जिन्हें दिख तो रहा है कि जी कल लिखे, लेकिन पढ़े नहीं जा रहे, फिर तो होगा प्रोटो हिस्ट्री। हाँ या ना? ये कल लिख रहा है, वो पढ़ लो तो जो हो जाता है स्टोरी। तो ऋग वैदिक काल जो है ना, वो तो हो गया प्रोटो हिस्ट्री, और उत्तर वैदिक काल हो गया, वो कौन सा हो गया? हिस्टोरिकल। ठीक है ना? लेकिन इस पूरे का नाम, पूरे वैदिक काल का नाम हम हिस्टोरिकल ही देते हैं। तो लास्ट तक पढ़ तो लिया गया ना, लास्ट वालों ने भी तो पहले का लिख दिया ना, इसलिए पूरे का नाम हम क्या कहलाते हैं? हिस्टोरिकल कहलाते हैं, ऐतिहासिक। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसे हमने 2 भागों में, ये ऋग वैदिक, कौन सा? और ये हो गया उत्तर, कौन सा? इसे तो हमने इसमें कहा, लेकिन इस पूरे का नाम हम काय में डाल देंगे? ऐतिहासिक में। काय में? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। काय में जाएगा? हिस्टोरी। अब आपसे पूछे वैदिक काल कौन से इतिहास में रखा जाएगा, तो किसमें रखेंगे? किसमें रखेंगे? हिस्टोरिकल। इतिहास 3 पार्ट में डिवाइड है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल। इसमें वो है कि केवल जहां में लिखित, इसमें केवल खोज हुई, ना कोई लिखित साक्षी नहीं मिला। क्लियर है? जब मिलेगा ही नहीं तो पढ़ेंगे का? नहीं। केवल जहां में सामान मिले हैं, बर्तन, औजार, कोई किताब नहीं मिली, तो ये होगा का प्री हिस्ट्री। क्लियर है? फिर आया सेकंड, सामान मिले, बर्तन मिले, किताबें मिली, लेकिन पढ़ी नहीं गई, तो ये होगा प्रोटो हिस्ट्री। तीसरा,
खोज हुई, बर्तन मिले, औजार मिले, किताबें मिली, वो किताबें पढ़ भी ली गई, तो ये हो जाता है हिस्टोरिकल। समझ में आ गए 3 इतिहास। पुरातात्विक स्रोत देखिए कौन से होते हैं। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? जो अभिलेख से पढ़ते हैं। कैसे हम अभिलेख का मतलब समझ लो क्या अभिलेख, क्या अभिलेख का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसा कोई होगा एक पत्थर शिलालेख, उस पर खुदाई करके कछु ना कछु नाम लिख देगा। तो आज तो आपके शहर में रोड डलती है, क्लियरेंस कर भी जाती है, पत्थर लगा जाते हैं, वो शिलालेख होगा। शिला मतलब होता है पत्थर, उस पर लेख हो गया। और हाँ, किताबों पे लिखा हो जो हो जाता है वो अभिलेख होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखते हैं कैसे है। वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी के अधिक अभिलेखीय स्रोत के बारे में एशिया माइनर अथवा बोगस गोई का अभिलेख तथा कस्सी का अभिलेख प्रमुख है। ये अभिलेख मिले हमें। कहाँ कहाँ के अभिलेख मिले? देखिए, एशिया माइनर, कहाँ का? इसी का एक और नाम है क्या? बोगस गोई अभिलेख। कौन सा? पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये बोगस गोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ, तो एशिया माइनर। और अभी हाल पढ़ के आते हैं क्या मिला है इसमें। और कस्सी का अभिलेख, कहाँ का? कस्सी का अभिलेख। 2 अभिलेख है, बोगस गोई और कस्सी। बोगस गोई का एक और नाम क्या है? एशिया माइनर नाम है। तो ये कहते हैं हम अभिलेखीय सोर्स। रिकॉर्ड कहां से मिले हमें? ये पुरातात्विक स्रोत जो सोच मिले, अभिलेखों से मिले। कैसे? मतलब लिखे लिखा है। अब इसमें क्या लिखा था? ये है बोगस गोई अभिलेख। क्या है ये? देखो इस पे ये कुछ लिख रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, जब आपका लिख रहा हो हमें बताओ हमें बताओ, तुम भाषा जानते नहीं तो तुम्हें कहां से बताएं, तुम्हें कहां से बताएं। पर लिख क्या रहा है वो यहाँ देखेंगे। यह अभिलेख तुर्की या एशिया माइनर या सीरिया में मिला है। हाँ, कहाँ पे? देखिए, मतलब पहले के नाम बता रहे हैं, या तो कह दो तुर्की, क्या, या एशिया माइनर नाम है इसका पहला, या आज सीरिया। तो तुर्की सीरिया जी पास पास में है, पहला एक ही क्षेत्र होगा। तो आज के हिसाब से नाम कह दिया क्या? तुर्की, एशिया माइनर या सीरिया में। इस अभिलेख के अनुसार लगभग 1400 ईसा पूर्व तुर्की में हित्ती तथा मित्ती नामक 2 प्रमुख कबीले मैंने कहा था 7 कबीले आए थे, तो 2 कबीले का नाम लिख रहा है। एक का नाम लिख रहा है हित्ती और दूसरा का मितन्नी। हित्ती और मितन्नी 2 अभिलेख थे, तो 2 कबीले थे। कौन कौन से? कहाँ रहते? एशिया माइनर में। कहाँ रहते थे? आज एशिया माइनर के 2 टुकड़े, एक का नाम तुर्की और एक का नाम सीरिया। कब मिले ये साक्ष्य? 1400 ईसा पूर्व में। क्लियर है? 2 कबीलों की जानकारी मिलती है। कौन कौन से? हित्ती और, नाम देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या क्या देखो एक बार। हित्ती और, हित्ती कबीले का प्रमुख था सुब्बीलिम्मा। कौन था? सुब्बीलिम्मा। कौन था? जबकि मितन्नी कबीले का प्रमुख था मतियु अजा। कौन था? वो कह रहा मत, वो कहते ना आ मत जाइए, कहते ना आ मत जाइए। अब हम 2 ही काम हो रहे हैं, आऊं कि ना आऊं। आ मत जाइए, आ मत जाइए, और एक को नाम आ मत आइए ही मती तू तो, ऐसा ही जाओ नाम हो रहा मती वजा। मती मतलब मत आइए, और फिर कह रहा हूं आजा। तो लड़ते भयंकर, क्या कराते? भयंकर लड़ते, लड़ लड़ के पागल हो गए। उन्होंने कहा यार कब तक लड़ोगे यार, तुम्हारा मर्द ने समझा इनकिन ने, सही कब तक जो उतरे हो यार, कब तमाशा मचा रखो तुम, विवाह मार जाते हैं, विवाह मार जाते हैं, कब से? कछु ने समझा बुजुर्ग आदमी ने, अरे यार लड़ू मत करे यार, मुलक मर लेते हैं, तुम्हें मजा आ जाता है। उन्होंने कहा यार तुम करवा दो कछु निर्णय, हम नहीं लड़ेंगे। तुमने कहा कि 2 मिलके आओ। कितने से आ गए मितन्नी, कितने से आ गए हितन्नी। मितन्नी हितन्नी, तो हितन्नी तरफ से कौन आ गए? सुब्बी लिम्मा, लिम्मा। कितने ऐसे आ गए मती वजा। ठीक है ना। अब जाए कैसे बोला, आजा आजा, ऐसे ही बुलाता हूँ आजा आजा, जा के लिम्मा आ गए 2 ही, बैठ जाओ। ठीक है ना। इनसे कहा कसमें खाओ, तुम क्या करो? कसमें खाओ कि आज से 2 ही लड़ोगे नहीं। इनने कसमें खाई, तुम्हारी कसम आज से नहीं लड़ना। माने गई तुम्हारी कसम आज से नहीं लड़, वो कह रहा हूं वो काय मार रहे, तुम लड़ोगे मैं मर जाऊं, मतलब मेरी कसम नहीं।
तुम तो जिन्हें मानते हो उनकी कसम खाओ। तुमने 5 देवताओं की कसम खाई। कितने देवताओं की? 5 देवताओं की कसम खाई कि आज से हम कभी नहीं लड़ेंगे। समझ में आया? तो बोगस गोई अभिलेख से ये पता चलता है कि इन दोनों ने न लड़ने की कसम खाई थी, और वे कस्में जो खाई थी वो कुछ देवताओं के ऊपर खाई। वो देवताओं के नाम मिलते हैं काय पे? बोगस गोई अभिलेख पे। किस पे? बोगस गोई अभिलेख पे। किस पे? बोगस गोई। अब बोगस गोई अभिलेख की खोज कब हुई? 1907 में। पुराना कितना है? 1400 बीसी का। पुराना कब है? कब लिखा गया था? 1400 बीसी में। खोज कब हुई? खोज करता कौन है? यूगो। कौन है? यूगो। भाषा कौन सी है? इंडो ईरानी। इंडो ईरानी भाषा है। ये तीनों चीज याद रखना है। खोज कब हुई? है कब का? 1400 बीसी का। ठीक है ना? कौन ने खोज करी? यूगो ने। यूगो कहां गया? क्या खोज रहे? बोगस गोई। ठीक है ना? भाषा कौन सी है? क्लियर हुआ? ओ हाँ। इन दोनों कबीलों में निरंतर युद्ध होता रहता था। क्या होता रहता? किंतु अंत में दोनों कबीलों ने शांति स्थापित करने हेतु एक समझौता किया, जिसके तहत भविष्य में कभी युद्ध नहीं करने की बात कही। इस हेतु दोनों कबीलों ने 4 देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य, औषधियों का देवता कहलाता है नाशत्य, इनकी कसमें खाई। ना कसमें, तुम्हारी कसम, फलाने देवता की कसम, आज से तो उसे नहीं बोले। वह भी कह रहा मैं भी तो उसे नहीं बोले। समझ में आया ना? कितने देवता है? पहला, क्लियर हुआ? देख रहे हैं देवता पहले से ही आए। समझ में आया कि नहीं आए? सबसे ज्यादा इंद्र को माना जाता था। किसको? इंद्र की सत्ता तो भगवान कृष्ण ने खत्म कर दी गोवर्धन पर्वत उठा के। लोग आगे ने पूरा पूरी आधी फसल चढ़ा देते, ये बड़े मोटे ताजे उतर रहे थे। लोग आग भूखे जी मोटे। भगवान ने काय चढ़ा रहे हो जी? तो वे रुष्ट हो जाएंगे। रुष्ट काय हो जाएंगे? उनका काम है, देवता है, काम है पालना। रुष्ट काय का? तुम तो रिश्वत दे रहे हो और वे मजा कर रहे हैं, नहीं होगा। हम उनके बच्चे हैं तो उनका पालने का फर्ज है, पेपर है, पर उसके लिए वे इतना कुछ लेंगे, ऐसा गलत है। उन्हें आज से नहीं दोगे। मुझे गुस्सा आ गया, कैसे नहीं दोगे? पानी बरसाया था, आपने देखा होगा, है ना? बाढ़े आ गई तब भगवान कृष्ण ने क्या उठाया था? गोवर्धन। चले आप बरसाल है पूरी की पूरी, आप जानते हैं लोगों को काय के नीचे बसा दिया था। जब बरसात है, आखिर में जब पता चला मैं क्या कर रहा हूं, तब क्षमा मांगने आया। तब से जाके इंद्र की सत्ता खत्म मानी जाती है। समझ में आया ना? नहीं बाकी पहले कौन ही माना जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? इन चारों देवताओं का उल्लेख भारतीय प्रसंग में वैदिक काल में भी मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्य मध्य एशिया क्षेत्र के मूल निवासी थे, अथवा कम से कम भारतीय मूल के तो बिल्कुल ही नहीं थे। माना जाता है कि इन्हीं कबीलों के कुछ लोग कालांतर में भारत आए होंगे तथा वैदिक सभ्यता के रूप में एक नवीन भारतीय संस्कृति का विकास किया होगा, जिसे वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना? अब यहां से हम कस्य अभिलेख पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। क्लियर हुआ यहां तक?